पिछले वीडियो में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट, व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। अभी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंसेप्ट ऑफ बीओपी, इन दोनों से आप अवगत हो चुके। अब इसी को कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में, यानी इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ। यानी स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। तो इसमें उसी कंपोनेंट्स को प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया है। पहला जो आपने देखा था ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़ से जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, उसी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी में आपने ये भी देखा कि टोटली डबल एंट्री प्रिंसिपल पे आधारित होता है। विथ एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी प्रत्येक क्रेडिट के इक्वल डेबिट होता है, डेबिट के इक्वल क्रेडिट होता है। लेकिन व्यवहार में जब हम देखें तो ऐसा होता नहीं है। फिर भी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उस इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बीओपी स्टेटमेंट में। तो पहला अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमने बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है और इंपोर्ट के जरिए आउटफ्लो हुआ, उसी को दिखाता है। तो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी प्राप्त होता है, उसको क्रेडिट में शो किया जाता है, और इंपोर्ट में फॉरेन करेंसी का एक्सपेंडिंग होता है, खर्च होता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। दोनों का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड बैलेंस कहते हैं, ये भी हमने बता दिया है। उसी चीज़ को यहाँ ध्यान रहे, ये स्टेटमेंट केवल प्रेजेंट करते हैं कि उस क्वेश्चन अगर पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर एंड डील्स इट्स कंपोनेंट्स। तो ये तीनों चीज़ जो आपको पहला बार में कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी बताया, दूसरे बार में कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी बताया, और फिर आज स्ट्रक्चर बता रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, इस तीनों चीज़ को इंसर्ट करना होगा अपने आंसर में। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड बैलेंस कहते हैं, जो दो रूप में होता है, सरप्लस या डेफिसिट में। अगर इनफ्लो ज़्यादा हुआ तो सरप्लस होता है, अगर आउटफ्लो ज़्यादा हुआ तो डेफिसिट होता है। ठीक दूसरा जो तीसरा इसमें कंटेंट है करंट अकाउंट के अंतर्गत, वो है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में सर्विस सेक्टर्स आ जाते हैं, जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन हुआ, टूरिज्म हुआ, और तीसरा इसमें आ जाता है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मनी, करेंसी। जैसे कोई पेंशन पा रहा है विदेश में काम करके इंडिया में, फिर इंडियन रेसिडेंट आ गया हुआ, उसको फॉरेन से पेंशन प्राप्त होता है, फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। फिर इंडिया में कोई विदेशी अगर काम कर रहा है, फिर वापस अपने होम कंट्री चला गया, तो इंडिया से उसको पेंशन प्राप्त हो रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। इस तरह का जो होता है सबका नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आइदर डेबिट एक्सेस होगा या क्रेडिट एक्सेस होगा, उसी अनुसार स्टेटमेंट में हम डालेंगे। टूरिज्म में भी वही बात, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस में भी वही बात। तो ये पूरा ये ट्रेड बैलेंस और ये तीन जो इनविजिबल्स हैं, इस दोनों को मिला के जो फाइनल डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आता है उसको करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट में आइए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। ये दो पार्ट में बटा होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एफडीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय द अब्रॉड रेसिडेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियन रेसिडेंट, यानी होम कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा विदेशों में, अब्रॉड में जो इन्वेस्ट किया जाता है, तो एफडीआई इन आउटसाइड कंट्री में आउटफ्लो ऑफ करेंसी होता है। अगर फॉरेन करेंसी बाहर जाता है, अगर इंडिया में कोई विदेशी लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज का रेसिडेंट इन्वेस्ट करता है, तो एफडीआई इनटू द कंट्री हुआ।
और FDI आउट टू द कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अगर इंडिया में आता है तो इनफ्लो होता है, और इंडिया से बाहर गया तो आउटफ्लो। दोनों का डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट होगा। या तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया होगा, FDI आया होगा तो सरप्लस में रहेंगे तो वो क्रेडिट होगा, अगर उलट होता है रिजल्ट तो डेबिट होगा। फिर FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को हम क्लियर कर चुके हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशी सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं तो उसमें फॉरेन करेंसी एक्सपेंड होता है। अगर फॉरेनर्स हमारे इंडिया के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स आदि में लगाते हैं तो वो FPI हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस नेट होगा, बैलेंस होगा। आइदर आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो डेबिट, इनफ्लो ज़्यादा होगा तो क्रेडिट। सिमिलरली शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और बैंक बैलेंस आदि को दिखाता है कि अगर इंडियन रेसिडेंट कोई विदेशी बैंक में पैसा जमा करता है, जैसे स्विस बैंक में जमा कर दिया, किसी और बैंक में जमा किया, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ। और फॉरेनर्स जो इंडियन बैंक में जमा करते हैं तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ। यानी कैश एट बैंक एट अब्रोड एंड कैश एट बैंक ऑफ अब्रोड इन इंडिया, तो ये दोनों का डिफरेंस नेट बैलेंस हो जाता है। ओके, फिर इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस आता है उसको, नेट बैलेंस को बेसिक बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक बैलेंस। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस बेसिक बैलेंस कहलाता है। ये प्लस माइनस कुछ में हो सकता है, सरप्लस या डेफिसिट फॉर्म में हो सकता है। अब करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों बैलेंस को ऐड करते हैं, समअप करते हैं, तब जो जोड़ आता है बेसिक, वो फाइनल बैलेंस आता है, उसको बेसिक बैलेंस कहते हैं। ये दोनों बैलेंस को निकालने के बाद बेसिक बैलेंस आता है। लिखने का जगह ही नहीं है तो हम करें क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अब फिर ये दोनों सम अप होगा, A एंड B, बेसिक बैलेंस। A का बैलेंस प्लस B का बैलेंस इक्वल टू बेसिक बैलेंस। क्लियर है? तो बेसिक बैलेंस के बाद अगर ये सरप्लस में आता है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ऐड हो जाता है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो RBI के पास मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में होल्ड करके रखा हुआ वो रिजर्व बढ़ जाता है। अगर उल्टा हो, डेफिसिट में आ जाता है, तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जिसको बोलते हैं, उससे वो कंपनसेट, ऑटो कंपनसेशन उसको कहते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो तो फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वर्ल्ड बैंक का एक विंग है, वहाँ से जो विशेष अधिकार है उसका प्रयोग, मेंबर होने के नाते, IMF के मेंबर कंट्री होने के नाते जो विशेष अधिकार डेवलपिंग कंट्री को होता है, वो अपने हिस्से का आहरण ड्राइंग कर सकता है और उस ड्राइंग के जरिए इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, और जो डेफिसिट बैलेंस है उसको मेकअप किया जाता है। यानी हर हाल में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट को पूरा इसी प्रकार से किया जाता है। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपने कहा, देखा कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इन विच every debit has equal and corresponding credit। प्रत्येक डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है। अगर 10,000 रुपया आप किसी को पे करते हो गुड्स परचेज के लिए, तो गुड्स 10,000 का आपके पास आता है, यानी इनफ्लो हुआ, इनकमिंग एस्पेक्ट, और कैश आपका जाता है 10,000 रुपये वर्थ का, तो वो आउटफ्लो हुआ। तो आता है उसको डेबिट किया आपने और गया उसको क्रेडिट किया, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, स्वाभाविक है।
तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का, अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम को हम करंट अकाउंट बैलेंस प्लस माइनस डेफिसिट और सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस और माइनस जो हो सरप्लस डेफिसिट इज इक्वल टू नील, जीरो। डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू जीरो। ये होना ही चाहिए, ये होता ही है, हर हाल में होता है। तो अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम जो स्टैंडर्ड है, आइडियल है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से जो डेफिसिट या सरप्लस आया ट्रेड बैलेंस फॉर्म में, करंट अकाउंट बैलेंस फॉर्म में, सिमिलरली करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट और सरप्लस आया, जब दोनों को ऐड अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो इक्वल हमेशा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसी को डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस और इनबैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाता है। तो उसी डिसइक्विलिब्रियम को इक्वल करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल SDRS वगैरह जो बताए उसके अनुसार से होता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ अकाउंटिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसके क्या कारण है? कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, यानी सरप्लस अकाउंटिंग पोजीशन हो, इक्वल हो या डिसइक्विलिब्रियम हो, हम उसके पीछे कौन सा कारण होते हैं? तो वो उसको हम 5 कारण के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर देखें तो जो कंट्री का अपना इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत बड़ी भूमिका, उसका जो GDP है, उसका जो नेशनल इनकम है और एक नेशनल एक्सपेंडिंग है, ये तमाम चीज़ उसको असर डालता है। इसीलिए उसको इकोनॉमिक कॉजेटिव फैक्टर्स बताया गया। तो कॉजेटिव फैक्टर्स, हाँ, तो इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम का जो मेन रीजंस होता है, कारण होता है, जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में हम देखें तो वो 5। सबसे पहला है नेशनल इनकम एंड नेशनल स्पेंडिंग, राष्ट्रीय आमदनी, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय खर्च। आप गौर करें, जब भी हमारे पास इनकम अधिक होगा, नेशनल इनकम सरप्लस में होगा एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस जो सेविंग जिसको हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे देते हैं, तो सेविंग को हम इन्वेस्ट करते हैं, खपत करते हैं। तो अगर ये इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया हो जाता है, अगर 5 अरब डॉलर मान लीजिए इनकम है, नेशनल इनकम है, स्पेंडिंग जो है वह 4 अरब डॉलर है, तो सरप्लस 1 अरब डॉलर जो हमारे पास इनकम बचता है उसको एब्रॉड में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हुआ। तो फॉरेन करेंसी का जब ही आउटफ्लो होगा तो क्या होगा? हमारा फॉरेन करेंसी मुद्रा भंडार घटेगा, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होने के कारण हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डेफिसिट में चला जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो डेफिसिट में जब ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ऐसे में हमारा ट्रेड बैलेंस का असर हमारे स्पेंडिंग पर पड़ता है ना।
ट्रेड बैलेंस पर हमारा इसका असर पड़ता है। हमारा फॉरेन करेंसी जो बाहर चला गया, हम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो फॉरेन करेंसी का डिमांड होता है, चूँकि इन्वेस्ट तो आउटसाइड इंडिया अब्रॉड करना है, तो इंडियन रुपीज़ दे के फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे तो डिमांड फॉरेन करेंसी का बढ़ा, नतीजा फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो जाता है रुपए के बदले में। तो जब ही रुपया कमज़ोर पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, तो रुपए का वैल्यू जब कम होगा, एक्सचेंज रेट जब घट जाता है, तो उसका असर किस पर पड़ता है? इंपोर्ट महंगा हो जाता है, आयात महंगा होता है। तो आयात जब महंगा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो कॉम्पिटेंट होगा। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। तो ये एक साइकिल के रूप में कार्यरत रहता है। ठीक उसी प्रकार से नेशनल आउटपुट एंड नेशनल स्पेंडिंग, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वह सरप्लस है, ज़रूरत है घरेलू डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा है। नेचुरली इसका अब्रॉड सप्लाई होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट होने से क्या होता है? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, तो ट्रेड बैलेंस सरप्लस में जाता है, जिसका असर अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम पर पड़ता है। ठीक उसका उलट अगर हमारा नेशनल आउटपुट सरप्लस नहीं हो करके डेफिसिट में रहेगा, एक्सपेंडिंग से रिक्वायरमेंट से कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो वी विल हैव टू इम्पोर्ट, मेक इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड in order to fulfill our requirements. In that situation there will be expanding of foreign currency, and whenever foreign currency will be expanded, the demand of foreign currency will increase and the rupee will depreciate. The exchange rate value of rupee will depreciate. तो फिर एक्सपोर्ट का संभावना बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मनी सप्लाई पोजीशन है ना, अगर मनी का सप्लाई लिक्विडिटी बढ़ जाता है अपने इंडिया में, तो इसका प्राइस लेवल नीचे आ जाता है, मनी का परचेजिंग पावर घट जाता है। मनी के परचेजिंग पावर घटने से इंपोर्ट में रुकावट पैदा होता है। चूँकि मनी ज़्यादा दे करके, इंडियन करेंसी ज़्यादा दे के फॉरेन करेंसी खरीदना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं रह, इंपोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं रहता, महंगा हो जाता। वैसे दशा में क्या करना होगा? एक्सपोर्ट सस्ता होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर जो है सो एक्सपोर्ट जब होते फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट के जरिए आता जाएगा, तो फॉरेन करेंसी दे के इंडियन करेंसी आप डिमांड करोगे। क्योंकि एक्सपोर्ट से जो फॉरेन करेंसी आएगा उसको इंडियन में कन्वर्ट करेगा यहाँ का रेसिडेंट बिजनेसमैन, तो फिर वो रुपी में कन्वर्ट करेगा, फॉरेन करेंसी डेल के रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा। रुपीज़ का डिमांड जब बढ़ेगा तो रुपीज़ स्ट्रांग होगा, रुपीज़ स्ट्रांग होगा, इंपोर्ट सस्ता होगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा, फिर इंपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा, फॉरेन कमोडिटीज़ भी मार्केट में का इंपोर्ट में शुरू हो जाता है। तो ये एक साइकिल है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यही पोजीशन कायम रहेगा, हमेशा सस्टेन करेगा। यानी कंसिस्टेंसी इन ट्रेड activities, international trade activities will not remain sustained at all time, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल फेनोमेना है। किसी कंट्री में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, वहाँ प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, उसके वजह से वहाँ की इकोनॉमी फिर अगले दूसरे कंट्री के इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ग्लोबलाइज सिस्टम हो चुका है सारा इकोनॉमी। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि अमेरिका पे कोई होता है तो इंडिया इंटैक्ट, टोटली इंटैक्ट रहेगा, उससे अक्षुण्ण रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। अगर इंडिया में, होम कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी कारण से बढ़ा दिया जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से अब्रॉड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा हायर रिटर्न के लिए, तो वो इंडिया में पैसा आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उससे फॉरेन करेंसी आता है, फॉरेन करेंसी आने से रुपीज़ का डिमांड बढ़ता है, रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो रुपीज़ स्ट्रांग होगा, रुपीज़ जब स्ट्रांग होगा इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर फॉरेन करेंसीज का आउटफ्लो होगा। तो ये एक साइकिल के रूप में काम करता है जो बहुत वो अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है।
दूसरा लास्ट है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट जो अभी बार बार हम कहे कि रुपया दे के डॉलर खरीदना, अभी 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ पर मान लीजिए डॉलर पड़ रहा है, $1 को परचेज करने में, ये कल को 50 रुपीज़ पे आ जाता है, तो इसका मतलब स्ट्रांग हुआ रुपया। रुपया जब स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, इंपोर्ट सस्ता होता है, यानी कम रुपए दे के डॉलर हम खरीदते हैं और उस डॉलर से फॉरेन कमोडिटीज़ एंड सर्विस को हायर कर सकते हैं, आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगर होम कंट्री का एक्सचेंज रेट अगर लो चला जाता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे आसान होता है, कम्पिटिटिव होता है, क्योंकि विदेश का डिमांड बढ़ेगा कि इंडियन प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, चलो खरीदें, जैसे में वो कम्पिटेंट प्रोडक्ट बन जाता है और फॉरेन सप्लाई होना शुरू होता है। तो फिर फॉरेन करेंसीज का जब आगमन शुरू होता है एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से, तो फिर फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी का डिमांड परचेज करने का बढ़ता है, फिर रुपया स्ट्रांग होता है। तो यह एक फ्लक्चुएशंस कायम रहता है। तो इन सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जिनमें ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और यही फैक्टर के कारण से अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन कहाँ होता है, BOP स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो आज के लिए इतना ही।